हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम का इस बुक को। ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम के इस बुक को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और ये बुक जो है ना, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई सभी एग्जाम के लिए इन बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और ये जीके के लिए है। ठीक है ना, जीके बुक है सामान्य ज्ञान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, सामान्य ज्ञान के जीके बुक है और इसमें कितने प्रश्न दिए हुए हैं? 3100 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, और इस बुक को हम लोग लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज करने वाले हैं, एक एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। और इस बुक का ये पहली वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है, और भी वीडियो आने वाली है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। यह बुक बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उसके लिए तो ये बहुत जरूरी है, और ग्रुप डी के लिए तो बहुत बहुत जरूरी है ये इस बुक को पढ़ना। तो हम लोग शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से। ठीक है, इतिहास से ही शुरू करेंगे, क्योंकि यह बुक भी अपने आप को हिस्ट्री से ही शुरू करती है। तो यहीं से शुरू करेंगे। यह पहली वीडियो है हमारी, भाग 1 से हिस्ट्री, इतिहास से शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले प्राचीन इतिहास को देखेंगे, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता से। ठीक है ना, सिंधु सभ्यता से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बुक है वह यूथ कंपटीशन का है, और आप यूथ कंपटीशन टाइम इस बुक का नाम है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहें तो जरूर खरीद लीजिए, और इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो आप वहां से भी जाकर खरीद सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसे देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता खाली स्थान है, वर्ष पुरानी है, यानी आपको बताना है कि कितना वर्ष पुरानी है, और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र एवं उत्तर में मालावा तक फैली हुई थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता खाली स्थान है, वर्ष पुरानी है, और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र एवं उत्तर में मालावा तक फैली हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 5000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 3000 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है 8000 ईसा पूर्व। आपको अगर आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आरआरबी ग्रुप डी जो कि 27/11/2018 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। ठीक है, पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता और खाली स्थान है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 3000 ईसा पूर्व। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। तो कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पहला स्थल खोजा गया था वह हड़प्पा नामक स्थल ही था। ठीक है, जिसको खोजा गया था, इसीलिए इस पूरी संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाने लगा। यह जो स्थल है वह कहाँ है? रावी नदी के तट पर। ठीक है, कई बार प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है, तो रावी नदी के तट पर। ठीक है, कई बार स्थिति इसके बारे में पूछा जाता है। इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांटोगोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण निम्न है। ठीक है, इसका जो काल निर्धारण में है थोड़ा सा अलग अलग मान्यता है। जैसे एनसीईआरटी कहती है कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है, और एनसीईआरटी बुक को ही हम लोग ज्यादा रेफरेंस देकर चलेंगे, इसी को मान्यता देते हुए चलेंगे। ठीक है, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है। ठीक, रेडियो कार्बन, अब एक और चीज आ गया है, रेडियो कार्बन C14 जैसी जो नवीन विश्लेषण पद्धति है, इसके द्वारा कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। यानी देखिए, सर्वमान्य कह दिया गया है, अब इसको काटा नहीं जा सकता है। ठीक, तो यह कितना है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। जब रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन पद्धति आई तो उससे बताया गया है कि जो सिंधु
घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है अगला, यानी कि प्रश्न संख्या 2। खाली स्थान है आपका, ठीक है। यहाँ पर का विकास 5000, ठीक है, 5000 BC से मालावा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो यानी कि यहाँ पर आपको खाली स्थान है किसका विकास हुआ, जो कि 5000 ईसा पूर्व में हुआ, 5000 BC में हुआ, ठीक है। और यह कहाँ से था, मालावा के दक्षिण की ओर, ठीक है ना, मालावा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी है आर्य साम्राज्य, ऑप्शन बी है आर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी है मौर्य साम्राज्य और ऑप्शन डी है मगध साम्राज्य। यह शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ठीक है, ग्रुप डी में। चलिए यहाँ पर जो आपको आंसर मालूम है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो का नियम यही है कि यदि आपको आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जितना मालूम है क्वेश्चन के बारे में उतना लिखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था वह 5000 ईसा पूर्व में मालावा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। मालावा के दक्षिण में और गंगा घाटी के उत्तर में, गंगा एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता, प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो कि 2500 BC के आसपास विकास किया था और उसे आज हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत और ऑप्शन डी है भारत और चीन। यह RRB NTPC में पूछा था, ठीक है। तो यदि आपको मालूम है इस प्रश्न का उत्तर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न और इस प्रश्न का व्याख्या। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा बी, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास, ठीक है, विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिला में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आ गया कि जो हड़प्पा जो सभ्यता है वह कहाँ स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। आपको याद रखना होगा रावी नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जो जिला है वहां पर स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी, ठीक है, जो जिला है वहां स्थित है। और ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने इसका खोज की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 4 हमारे सामने आता है और ये पूछा गया था RRB ग्रुप डी में, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 4 है वह है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। यानी कि आपको बताना है कि कब अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन ए है 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 1500 ईसा पूर्व और ऑप्शन बी है 4500 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 6500 ईसा पूर्व। यदि आप प्रश्न संख्या 1 को अच्छे तरह से ध्यान में देखे होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आपको जरूर मालूम होगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए 2500 ईसा पूर्व भारत का इतिहास सिंधु घाटी के सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 5वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी यहाँ की, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी है स्थानीय परिवहन प्रणाली, ऑप्शन सी है ईंट के बने भवन और ऑप्शन डी है प्रशासनिक प्रणाली। RRB NTPC में पूछा गया है स्टेज 1 में, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में। तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी वह था ऑप्शन नंबर सी, ईंटों के बने भवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ईंटों के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों के बने
बने भवन थे, ठीक है ना। यह विश्व के प्राचीन, ठीक है, नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात में थे, जो कि थे 4:2:1। ये कई बार अनुपात पूछ दिया जाता है, आपसे सीधा सवाल पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें प्रयोग किए गए थे क्या वह एक निश्चित अनुपात में थे, तो यहाँ पर हाँ वह एक निश्चित अनुपात में थे, और यहाँ पर आपका अनुपात याद होना चाहिए 4:2:1 में थे, ठीक है। जो ईंटें थे हड़प्पा सभ्यता के वो कैसे थे, 4:2:1 में थे। और यह प्रश्न आया था आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, फर्स्ट स्टेज 1 में, शिफ्ट 3 में और स्टेज 1 में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। हाँ, यहाँ पर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, पहला है ताम्र युगीन सभ्यता है, और ऑप्शन बी है लौह युगीन सभ्यता है, ऑप्शन सी है अक्ष युगीन सभ्यता है, और ऑप्शन डी है कांस्य युगीन सभ्यता है। यह भी आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट स्टेज में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, कांस्य युगीन सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया, ठीक है, जो तांबे और टीन का मिश्रण था। देखिए कांसा धातु क्या था, तांबे और टीन का मिश्रण था, याद रखिएगा तांबे और टीन का मिश्रण था कांसा धातु, और इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक सवाल यहाँ पर और भी आ जाता है कि सिंधु सभ्यता के कितने केंद्रों को खोजा गया है, तो 1400 केंद्रों को खोजा गया है, और भारत में सिर्फ 925 केंद्र ही हैं, ठीक है। और सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह कांसा धातु का प्रयोग जानते थे, और कांसा धातु जो था तांबे और टीन का मिश्रण था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। और प्रश्न संख्या 7 क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो इसका आंसर तो यहाँ पर साफ आपको पहले छठे क्वेश्चन में था कि यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन था उसमें क्या था, कांस्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। तो ये आया था ग्रुप डी में, शिफ्ट 3 में आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन डी है आजमगढ़। तो यहाँ पर जो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो यहाँ पर जो ग्रुप डी में ये पूछा गया था सवाल, ठीक है, शिफ्ट 3 में पूछा गया था, और 24/10/2018 को। कितना अच्छा दिया हुआ है, पूरा का डेट के साथ और शिफ्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो यहाँ पर जो 8वां प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, आजमगढ़। चलिए इस प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं, और हम लोग अगले पेज पर आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही है। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। एक सवाल और आ गया कि जो सिंधु सभ्यता थी वह कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है, पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है चूहंदड़ो, चौथा है लोथल, और 5वां है बनमाली, 6ठा है धौलावीरा, 7वां है राखीगढ़ी एवं कालीबंगन 7वां। तो अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। क्यों हमारा प्रश्न का आंसर सही हुआ था ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका पूछा गया था कि कौन सा शहर नहीं है, मतलब कौन सा स्थान नहीं है महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर आजमगढ़ था ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। और आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि कौन कौन से शहर थे, ठीक। तो एक तो था मोहनजोदड़ो, दूसरा था हड़प्पा, तीसरा था चूहंदड़ो, और था लोथल, और एक था बनमाली, और एक था धौलावीरा, और एक राखीगढ़ी, और एक कालीबंगन। तो ये आपको याद रखना होगा, ये जो थे ये हड़प्पा सभ्यता के
स्थल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है कि मोहनजोदड़ो जो है उसमें कहा गया है एक कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मोहनजोदड़ो का अर्थ है, यहाँ पर खाली स्थान है, में मुर्दों का टीला है। तो मुर्दों का टीला का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। लेकिन यहाँ पर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि मोहनजोदड़ो का जो नाम है, नाम का अर्थ आखिर मुर्दों का टीला किस भाषा में है? तो ऑप्शन ए है फारसी में है, ऑप्शन बी है उर्दू में है, ऑप्शन सी है हिंदी में है और ऑप्शन डी है सिंधी में है। ये ग्रुप डी में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो नाम का जो अर्थ है वह सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। सबसे परिपक्व शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर कौन सा है? वह है मोहनजोदड़ो। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। और मुर्दों का जो टीला अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का, यह सिंधी भाषा में होता है। ठीक है, और यह नगर जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो है कहाँ, वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इस तरह से यह पाकिस्तान में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इसका किया था और ईस्वी में, और जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के। कई बार पूछा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो है उसका उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, प्रश्न संख्या 10। ठीक है, प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? यानी कि कौन से भगवान का पूजा नहीं करते हैं? सवाल समझ में आता है। ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है कबूतर और ऑप्शन डी है स्वास्तिक। यह आरआरबी एनटीपीसी में आया था स्टेज 1 में। ठीक है, तो हड़प्पा के जो लोग थे वह किस भगवान का पूजा नहीं करते थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है कबूतर और ऑप्शन डी है स्वास्तिक। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, विष्णु। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। ठीक है, त्रिमुखी पुरुष जिसको सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठाया गया है उसको शिव का आदि रूप मानते हैं। ठीक है, इनके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसे का आकलन है। कभी यह भी पूछ देगा कि जो जो त्रिमुखी पुरुष जो सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हैं उसके दाएं तरफ क्या है? तो दाएं तरफ हाथी एवं बाघ याद रखिएगा और बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसे का आंकलन है, ये याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। जो हड़प्पा के लोग थे वह धरती माता का, धरती का पूजा करते थे। और क्या मानकर पूजा करते थे? तो उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। ठीक है ना, इनकी पूजा करते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता में देखिए, यहाँ से देखने का से मतलब ये होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह प्रकृति को ज्यादा महत्व देती थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि सभी का पूजा होता है। ठीक है ना, होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे, वे भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। बाकी वे सर्प सांप का भी पूजा करते थे, पशु पक्षी जल वृक्ष सबका पूजा करते थे। धरती माता को वह उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 तक हम पहुंच चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, खाली स्थान है, की पूजा करते थे। तो ऑप्शन ए है हनुमान जी को, ऑप्शन बी है काली माँ को, काली यहाँ पर केवल काली लिखा हुआ है, और ऑप्शन सी है अयप्पा और ऑप्शन डी है पशुपति। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी के लोग, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान में क्या भराएगा, की पूजा करते थे। तो ये पूछा गया था आरआरबी एलपी एवं टेक्नीशियन। ठीक है, शिफ्ट 1 में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा?
तो वह होगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति का। ठीक है, पशुपति का पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। यहाँ पर चलिए कुछ चीज है उसे भी पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह 3 मुख वाले देवता पशुपति का पूजा करते थे। ठीक है ना, पशुपति का पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि सिंधु घाटी में विशाल जो स्नानागार है वह कहाँ से मिला है, तो वह मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जो लिपि लिखा गया है वह कैसा है? भाव चित्रात्मक है। ठीक है, भाव चित्रात्मक है और इसको दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? दाहिने से बाईं की तरफ लिखी जाती है। धौलावीरा, अब आगे वाला प्रश्न पढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 12। चलिए 12 को देखते हैं। प्रश्न है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय विधि से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर जो धौलावीरा है वह किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है, समय अवधि से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गुप्त अवधि से, ऑप्शन बी है मगध अवधि से, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता से और ऑप्शन डी है चालुक्य अवधि से। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो अब पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है। वह कहाँ का स्थान है? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है। चलिए अब थोड़ा धौलावीरा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर धौलावीरा के बारे में बताया गया है कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मनसेहरा नदियों के बीच खादीर द्वीप पर स्थित सिंधु सभ्यता का एक नगर था। सिंधु सभ्यता का ही एक नगर था धौलावीरा। ठीक है ना, और इसकी खोज 1967 से 68 ईस्वी में जेपी जोशी ने तथा उत्खनन 1991 ईस्वी में डॉक्टर आर.एस. बिष्ट के निर्देशन में हुआ था। तो यहाँ पर जो धौलावीरा का खोज जेपी जोशी ने किए थे। ठीक है, कब किए थे? 1967 से 68 में किए थे और इसका उत्खनन 1990-91 में किया गया था डॉक्टर आर.एस. बिष्ट के निर्देशन में। ठीक है, इनके निर्देशन में उत्खनन किया गया था। चलिए हम लोग 11 के बाद अब 12 क्वेश्चन देख लिए हैं और 13 क्वेश्चन संख्या 13 पर अब लौटते हैं। यहाँ पर एक और चैप्टर आपका खत्म हुआ, सिंधु सभ्यता खत्म हो गया, अब वैदिक सभ्यता शुरू होता है। ठीक है, ये दूसरा है। चलिए इसको भी खत्म करेंगे आज की ही वीडियो में। अब यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 13 है। सबसे पुराना वेद इधर, हाँ, सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है, आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो यहाँ पर जो ये सवाल है ये ग्रुप डी का है और ये 2018 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ऋग्वेद है। जानते हैं क्या है ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा। यहां पर देखिए कहा गया है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, यानी कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं जो कि वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त के साथ हैं। ठीक है, एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होर्थ कहते हैं। ठीक है, और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध ज्ञानत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो देखिए ऋग्वेद के बारे में, चलिए यहां पर देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 1028 सूक्त हैं। ऋचाएं कितने हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक,
ठीक है ना, 10,462 ऋचाएं हैं। और जो 10 मंडल है उसी में से जो 9वां मंडल है उसमें क्या है कि इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, कौन से देवता का उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। जबकि तीसरे मंडल में सूर्य देवता जो गायत्री मंत्र है वो है सूर्य देवता सावित्री के लिए समर्पित है, जो कि गायत्री मंत्र है। और ऋग्वेद की जो रचना किए थे वो किए थे विश्वामित्र जी। ठीक है, विश्वामित्र जी के द्वारा इसकी रचना किया गया था। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना होगा ऋग्वेद के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिसमें अपारमाणिक वाल्खिल्य भजन शामिल है। ये पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 29/10/2018 में पूछा गया था। तो ऋग्वेद में ऐसे मंत्र, ठीक है खाली स्थान है, कितना है ये आपको बताना है, जिसमें अपारमाणिक, ठीक है, वाल्खिल्य भजन शामिल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है 1549, ऑप्शन बी है 1028 और ऑप्शन सी है 760 और ऑप्शन डी है 1875। तो ये ग्रुप डी में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1028, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, कितने थे सूक्त? 1028 सूक्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 14 हो गया है, प्रश्न संख्या 15 यहां पर है कि ऋग्वेद में मंत्र हैं। आपसे पूछा गया है, पहले ही बताए हैं कि याद रखिएगा। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं आप बताइए, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऑप्शन ए है, चलिए इसका सही आंसर आप ही बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा 1028। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए 1028। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? कि यहाँ पर कौन सा वेद है, ठीक है, जो कि जादू वेद है, जो कि जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद और ऑप्शन डी है यजुर्वेद। ग्रुप डी में 2018 में ठीक है पूछा गया था ये सवाल, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए इसके बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद है पड़ा। ठीक है, अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का क्या पड़ा? नाम पड़ा अथर्ववेद। इसमें 20 अध्याय और 731 या 730 सूक्त हैं एवं 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों एवं औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। तो काशी का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद मिलता है। और अथर्ववेद में 731 या 730 सूक्त हैं और यह 20 अध्यायों का वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है और इसके जो रचना किए थे वह अथर्व ऋषि किए थे। चलिए निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? 2018 में पूछा गया था ग्रुप डी। ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सामवेद में। ठीक है, सामवेद में गाई जा सकने वाले ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, जो सामवेद है उसमें गाई जा सकने वाले ऋचाओं का संकलन, सीधा पूछा जाता है कि गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किस वेद में है? तो सीधा आंसर होगा सामवेद में। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं और इसके पाठ्यकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 प्रश्न संख्या 18 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न है कि यजुर्वेद में, ठीक है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है जीवन, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है बलिदान और ऑप्शन डी है सत्य। तो ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। आपको बताना है कि जो यजुर्वेद है उसमें यजुर का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी बलिदान।
ठीक है। जो यजुर्वेद है उसमें यजुर का अर्थ क्या होता है, यानी कि बलिदान होता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। देखिए जो यजुर्वेद क्या है, श्रुति धर्म ग्रंथ है। किसका, तो हिंदू धर्म का, ठीक है, महत्वपूर्ण। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। कई बार सवाल सीधा पूछ लिया जाता है कि यज्ञ एवं बलि की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो उसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है, बलिदान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। तो यहां पर हमारा 19 प्रश्न संख्या ये रहा आगे आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा वेद है जिसमें बीमारियों का उपचार दिया गया है। ऑप्शन ए है यजुर, ऑप्शन बी है ऋग, ऑप्शन सी है साम और ऑप्शन डी है अथर्व। देखिए यहाँ नाम छोटा कर दिया गया है। साम वेद इसका हो जाएगा, इसका ऋग वेद हो जाएगा, इसका अथर्व वेद हो जाएगा, या इसका यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया था एनटीपीसी में। चलिए यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। ठीक है, कौन से वेद था, अथर्ववेद में बीमारियों के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मनुष्य के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण कहाँ मिलता है, तो वह मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, सामान्यों, राजभक्ति, विवाह तथा परिणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद किसके द्वारा रचित है, यह अथर्व ऋषि के द्वारा। और इसमें विवाह, राजभक्ति, परिणय गीत आदि के बारे में जानकारी मिलता है अथर्ववेद में। चलिए प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जो आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है हमारा सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। क्या होता है, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में उद्दत एक मंत्र है। ठीक है, उद्दत एक मंत्र है। तो ये आपको बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद और ऑप्शन सी है भगवत गीता और ऑप्शन डी है मत्स्य पुराण। तो ये जो सवाल आपका पूछा गया था ये एनटीपीसी में पूछा गया था और ये 2016 में पूछा गया था फर्स्ट स्टेज वाले के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्दत एक मंत्र है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडको उपनिषद। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। यह भी सवाल आता है कि जो सत्यमेव जयते है वह किस स्तंभ से लिया गया है, तो सिंह स्तंभ। ठीक है, अशोक के द्वारा बनाया गया था सिंह स्तंभ जो कि सारनाथ से लिया गया है। सीधा सवाल पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है महाउपनिषद, ऑप्शन बी है छंदोग्य उपनिषद और ऑप्शन डी है बृहदारण्यक उपनिषद और ऑप्शन डी है कनोपनिषद। ठीक है, केनो उपनिषद। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, महाउपनिषद में। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का शब्द का उल्लेख किया गया है और इसका अर्थ है धरती ही परिवार है। धरती ही परिवार होता है। ठीक है, यानी कि धरती ही परिवार है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ चुके हैं और यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 है कि उपनिषदों में, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है और बताना है कि उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। यानी कि सीधा सीधा 2 सवाल है, एक ही सवाल में 2 सवाल पूछ दिया गया है। चलिए ऑप्शन ए है 108 और 11, ऑप्शन बी है 116 और 22, ऑप्शन सी है 100 और 12 और ऑप्शन डी है 99 और 10। ये पूछा गया था
2018 में ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 108 उपनिषद में से 11 यहाँ पर भरेंगे हम लोग क्या, 108, 108 और यहाँ पर 11। ठीक है ना, तो 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, ये हुआ सही। चलिए अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर हमारा सही आंसर ए होगा, उपनिषद की समस्त, ठीक है, उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। सीधा सवाल आएगा कि वेदांत किसको कहते हैं, तो उपनिषद को कहते हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद से में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं। कितने उपनिषद प्रमाणिक हैं, 11 हैं, जिसमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा और मंडूकोपनिषद सबसे छोटा यानी कि 12 श्लोकों का, और तथा छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। ठीक है, तो उपनिषद को वेदांता भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23, और यहाँ पर देखिए सबसे पुराना कौन सा है, इसको याद रखिए। सबसे पुराना जिसमें जो बृहदारण्यक उपनिषद है सबसे बड़ा है, ठीक है, और मुंडको उपनिषद है सबसे छोटा, और तथा छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सबसे पुराना उपनिषद क्या है, सीधा यहीं से तो सवाल पूछ दिया। ठीक है, तो ये 2018 में पूछा गया था ग्रुप डी के लिए, और ये फिर 2018 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था, और शिफ्ट 1 में ये सवाल पूछा गया था। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 23 में है कि सबसे खाली स्थान है, सबसे पुराना उपनिषद है, तो आपको तो मालूम ही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्व से बनी है, यानी कि कितने मूल तत्वों से बनी हुई है, तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो शरीर है वह क्या से बना हुआ है, जो पूरा ब्रह्मांड है वह 5 तत्वों से बना हुआ है। चलिए ये तो याद ही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न जो दिया हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिख रहा है कि पंचभूत, ठीक है, पंचभूत इसको पंच तत्व या पंचम महाभूत कहा जाता है। ठीक है, भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। ठीक है, ठीक है, मूल माने गए हैं, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनके सृष्टि से प्रत्येक पदार्थ बना है। लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। ठीक है, जड़ होते हैं, सजीव बनने के लिए आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा गया जाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य में आत्मा को क्या कहा गया है, तो आत्मा को पुरुष कहा गया है। सवाल ऐसे ही आता है कि आत्मा को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है, तो पुरुष कहा गया है। ठीक है, कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों में से बना माना गया है। जो सांख्य दर्शन है उसमें जो प्रकृति है इन्हीं पंचभूतों से बना माना गया है। चलिए आज के लिए हम 25 क्वेश्चन नंबर 25 और यहीं पर आज इस वीडियो को खत्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को देखने के बाद। यहाँ पर हमारा 25 है। 25 प्रश्न संख्या 25 तक हम लोग पहुंच गए हैं, और प्रश्न संख्या 25 है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है, तो ये तो सबको मालूम है, भगवान यम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, भगवान यम, जो कि नचिकेता से बात किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है, और यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है, और इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं। कौन है, कठ नामक आचार्य, याद रखिएगा ना, कठोपनिषद के लिए कठ मिल भी रहा है।
तो अगले वीडियो यानी कि कल के वीडियो में हम लोग महाजनपद काल देखेंगे तीसरा, और 26 प्रश्न संख्या 26 से स्टार्ट करेंगे कल के वीडियोज। और कल के वीडियोज देखने के लिए आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल के वीडियो में प्रश्न संख्या 26 से महाजनपद काल को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल।